नमस्कार। चाइना में इकोनॉमिक डाउनटर्न आया और इकोनॉमिक डाउनटर्न के बाद कुछ बिजनेसेस लॉसेस में चले। लॉसेस में सारे बिजनेसेस जाते हैं, लेकिन अब क्या सिचुएशन है? एक तो जो जिन जिन लोगों ने पेमेंट नहीं कर पाए, तो ये होता है कि उसको कंपाउंड करके सारी इकोनॉमिक्स में उसे कंपाउंड करके फर्दर दे देते हैं। जैसे कि विजय माल्या के साथ हुआ। अगर 10 रुपए है तो उसको 11 रुपए का लोन दे दिया जाता है। अगली बार फिर 12 का लोन, मतलब लोन इंटरेस्ट में मिला करके वो प्रिंसिपल बढ़ता है। लेकिन इधर प्रॉपर्टीज को कन्फेसिकेट करने के ऑर्डर दे दिए गए और ऊपर से तकरीबन $55,000 तक की रिश्वत मांगी गई कि अगर आप नहीं दोगे तो आपकी प्रॉपर्टी को कन्फेसिकेट कर लेंगे। ये खबर है वॉइस ऑफ अमेरिका की। ये खबर है चाइना के उन इलाकों से जहां पर ट्विटर और सोशल मीडिया चलता है, लोगों ने खुद डाली है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ सुमित जैन साहब। सुमित जैन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। जैन साहब, क्या इतनी बुरी हालत आ गई है चाइना में कि प्रॉपर्टीज कन्फेसिकेट की जा रही हैं? रोहित भाई, पहली बात तो ये है कि आई फील सॉरी। आप बहुत दिन से मेरे पीछे पड़े थे, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं आपको मना नहीं कर सकता हूँ। अगर किया है तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। और दूसरा, आपको बधाई हो नए घर की। मैं दिख रहा है पीछे से कि आपका घर चेंज हो गया है, तो इसकी बधाई हो आपको। और तीसरा, अभी आते हैं चाइना के ऊपर। चाइना में पहली बात यह है कि आपको पहले रूल्स पता होना चाहिए कि चाइना में रूल्स क्या है। चाइना में रूल है कि अगर आपने बैंक का लोन लिया है, आपको वो पैसा वापस करना ही पड़ेगा, बेशक आप अपनी किडनियां बेचकर करें। और अगर आप अपनी किडनी बेचकर भी पैसा नहीं दे सकते तो गवर्नमेंट अपने आप किडनी निकाल लेगी और बेचकर अपने पैसे पूरे कर लेगी। और अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आपकी जो आईडी है, जैसे भारत में आधार कार्ड है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद आप ना तो कंट्री छोड़कर जा सकते हैं, कोई फ्लाइट की टिकट खरीद नहीं सकते, आप इवन की ट्रेन की बस की टिकट भी ले नहीं सकते। तो ये रूल है यहाँ पर विच इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। और इन सबके जो नाम है वो इंटरनेट पे डाल दी जाते हैं कि ये कंट्री के डिफॉल्टर हैं, इन्होंने कंट्री का पैसा हजम किया है। पहली बात ये। अब आते हैं कि जिन लोगों की आपने बात करी कि जो रिश्वत बोल रहे हैं कि हमसे रिश्वत मांगी गई है, ये लोग कौन है? ये जिस सिटी में मैं रहता हूं उसी सिटी की ये न्यूज है, गोंगजो की, जहां पर उसने एक आदमी ने क्लेम किया है कि भाई मैं तो बड़ा साफ सुथरा काम कर रहा था और गवर्नमेंट ने मेरे सारे धंधे को बंद कर दिया है और मेरे से रिश्वत मांगी गई है। अब ये आदमी कौन था? ये आदमी था जो ऑनलाइन गैम्बलिंग का काम करता था, जो कि इलीगल है चाइना के अंदर। अब एक चोर जो ये सारे काम कर रहा है, गलत काम जो अलाउड नहीं है, उसके बाद वो बोलता है कि मैं तो साफ सुथरा काम कर रहा था, गवर्नमेंट ने मेरा सारा धंधा भी बंद कर दिया और मैंने जो पिछले 5-10 साल में $55,000 मैंने कमाए थे, वो मेरे से मांग रहे हैं रिश्वत के तौर पर। यानी कि आज एक चोर जो है वो बता रहा है कि मैं साफ सुथरा हूं, पुलिस वाले चोर हैं। अब कौन सच है कौन झूठ है, ये आपके सामने बात समझ आती है। और उसने जानबूझकर इसको एक सेंसेशनलाइज करने के लिए ये भी बोल दिया, किसके ऊपर? सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि बैंड है। आपने पहले बोला ओपनिंग कमेंट में कि भाई कुछ सिटीज हैं जहां पर ट्विटर और ये सब कुछ अलाउड है, पूरे चाइना में कहीं भी अलाउड नहीं है। उसने ये चीजें जानबूझकर डाली हैं, टैग किया है उन न्यूज़पेपर्स को जो एंटी चाइना के एजेंडास को उजागर करते हैं। उनको तो मसाला चाहिए था, उन्होंने मसाला बना दिया और एक आदमी को 10,000 भी कर दिया, क्योंकि यही आदमी क्लेम करता है कि मैं अकेला नहीं हूं, 10,000 और ऐसी कंपनीज हैं जिनसे रिश्वत मांगी जा रही है। रोहित भाई, ये चाइना है, यहां पर रिश्वत लेने वाले का क्या हाल होता है आपको अभी अंदाजा भी नहीं है। शी जिनपिंग के सामने जितने भी लोग थे जो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए या जिनके घर से पैसे बरामद हुए हैं, आज उनका ये नहीं पता कि वो कहां गायब हो गए हैं। तो ये जो पुलिस वालों के ऊपर जो लांछन लगाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि अपने आप को क्लीन साबित करना है कि मैं तो यार क्या है, अगर ऑनलाइन मैंने कोई धांधली वाले काम कर भी लिए, गेमिंग का काम कर लिया, क्या फर्क पड़ गया? अगर मैं वहां पे जुआ चला रहा था ऑनलाइन, क्या फर्क पड़ गया? पैसे तो कमा के दे रहा था लोगों को। ये चीजें अब आप बताइए, क्या ये लीगल है? क्या ये काम जो कर रहा था वो सही था? और अगर उसके हर चीज को कॉन्फिस्केट किया गया है, क्या नहीं करना चाहिए?
क्या भारत में जो ये लोग काम करते हैं, नू में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, जो ये कॉकरोच वहां पर रोज ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, 10,000 करोड़ की चोरी है भारत के अलोन के अंदर। क्या वहां पर इनको पकड़ के इनकी हर एसेट को कॉन्फिस्केट नहीं करना चाहिए? और अगर चाइना ने किया है, मैं दाद देता हूं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं चाइना में बैठा हूं और मेरी मजबूरी है ये बोलना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सही है वो सही है। आप के मतलब इसमें इन्होंने बोला 10,000 ऐसे लोग हैं, लेकिन 10,000 ना हो 5,000 तो होंगे, 5 नहीं 3 तो होंगे जिनकी कन्फिस्केट की गई प्रॉपर्टी। तो अगर ऐसे में हमें देखा जब रूलिंग पार्टी से या नहीं बनी किसी से, तो जैक मा भी जमीन पे आ। तो क्या ऐसा होता नहीं कि कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन हो रहा हो, कहीं ना कहीं उस आदमी को ठीक कर, इसकी भी प्रॉपर्टी ली गई है आदमी की, मैं मानता हूँ ये इलीगल काम कर रहा था, लेकिन जब तक वो काम कर रहा था तब तक तो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज में निगाहों में आना चाहिए था ना। इतनी बुरी हालत है कि लोगों की प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करने की नौबत आ रही है। रोहित भाई, जिसने सही काम करना हो वो जनरली आराम से खुल के काम करता है, कहता है यार मैं सही हूं, मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जिन्होंने गलत काम करना होता है उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पता होते हैं, उन्हें यह भी पता होता है कि 15 चीजें कैसे मैंने कवर करके चलना है ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं। चोर हमेशा ही बुरा चीजों को कवर करने के बाद चोरी करता है कि अगर ये होगा तो मैं क्या करूंगा, वो होगा तो क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक लूप होल होता है, या किसी आदमी ने आगे इन्फॉर्म कर दिया कि ये आदमी ये वाले काम गलत काम कर रहा है, उसे पकड़ा गया है। चाइना में ये बहुत बड़ा पैंडेमिक बन चुका है, क्योंकि आपको मालूम है कि इकोनॉमी डाउन है, लोगों के इनकम के सोर्सेज कम होते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स नहीं है, ऊपर से ट्रंप आ गया है, यहाँ पे हबड़ा दबड़ी है। यहां पर लोगों को ये लगता है कि अब हमारे साथ क्या होगा। अब पैसे कमाने के लिए लोगों ने ये जो वेज हैं कि ऑनलाइन गैम्बलिंग कर लिया, इसमें लोगों ने पैसे लगाकर जल्दी से पैसे कमाने का धंधा शुरू कर लिया है। और जो लोग ये ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते हैं वो सारे चोर चक्के हैं, जो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर सारा पैसा खींच कर ले जाते हैं, क्योंकि लोगों की जो वीकनेस है, इमोशनल डाउनटर्न है, उसको यूज़ करते हैं ये लोग। तो इन चीजों को रोकने के लिए यहां पर एक बहुत स्ट्रांग मुहिम है कि जो लोग दूसरों का गला काटकर पैसे निकाल रहे हैं उनसे धोखे से, इनको पकड़ा जाए। अगर आपने बोला कि पहले क्यों नहीं पकड़े गए, पहले इसलिए बिकॉज ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, इकोनॉमी ठीक चल रही थी, किसी को ये काम करने की जरूरत नहीं थी, ना तो ऑनलाइन गैम्बलिंग वालों को, ना ही लोगों को वहां पे पैसा लगाने की वो जरूरत थी। लेकिन अभी बिकॉज ऑफ डाउनटर्न लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से, जो चोरी कर रहा है और जो करने दे रहा है, दोनों की मजबूरी है अपने घर को चलाने की, इसलिए पकड़े भी जा रहे हैं आज की डेट में। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से भी बड़ा एक स्ट्रांग एक वो मुहिम है कि हम इन लोगों को फ्रीली चोरी नहीं करने देंगे। रोहित भाई, जो नू में हो रहा है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको याद होगा कि वहां पर गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रांग मुहिम शुरू करी थी इन कॉकरोचों को कंट्रोल करने की। जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं उसका पूरे सेल को जला दिया गया था नू के जानवरों की तरफ से। आपको मालूम है दंगे भी कराए थे उन्होंने उसी एरिया में। क्यों करवाए थे? अगर वो इतना ही साफ सुथरा काम कर रहे थे, एक एक आदमी के पास 10-10 हजार सिम कार्ड मिलते हैं जो हर रोज यूज होते हैं, हर रोज ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। चाइना ने आपको रास्ता दिखा दिया है। आई थिंक दिस मैसेज शुड बी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जिस तरह से चाइना ने किया है आप भी वही काम कीजिए, इनको पकड़िए और इनकी सारी एसेट्स को आप कॉन्फिस्केट करिए। और यही एक तरीका है इन जानवरों को रोकने का। ठीक है, आपकी बात सही है, मैं मान रहा हूँ। इनको टैकल करने का, ये जो इलीगल काम करते हैं इनको टैकल करने का एक ही तरीका है। लेकिन क्या जो ये बताया जा रहा है 10,000 लोग हैं, क्या 10,000 के 10,000 इलीगल काम कर रहे थे? पहली बात यह है कि एक आदमी है जिसने प्रोटेस्ट किया है कि भाई मेरा सारा, या उसने प्रोटेस्ट नहीं किया, अनाउंस किया है सोशल मीडिया पे कि मेरी सब कुछ इन्होंने ले लिया और मेरे साथ 10,000 कंपनियां और हैं। क्या आपने कहीं भी किसी और आदमी को प्रोटेस्ट करते देखा है? आंसर इज नो। जब सोशल मीडिया ही बंद है तो पता कैसे चलेगा? सर, इंटरनेशनल सोशल मीडिया बंद है, चाइना का सोशल मीडिया तो बंद नहीं है। यहां पर कहीं भी आपको कोई भी खबर नहीं दिखती। एक चोर ये बोलता है कि पुलिस भी चोर है, गवर्नमेंट ऑफ चाइना भी चोर है, और हम जो 10,000 लोग, उसने क्लेम कर लिया कि 10,000 लोगों की प्रॉपर्टियां छीन ली गई हैं, कोई और आदमी सामने नहीं आता है।
यानी कि एक ही आदमी की लगती है कि ये मिली भगत है। बिकॉज इन चाइना देर इज एब्सोल्युटली नो वेयर एनी न्यूज। मैं इसी सिटी में रहता हूं जहां की ये न्यूज है। बिजनेस सर्कल्स में मेरा उठना बैठना है, हर रोज मैं मिलता हूं लोगों को, मेरी हर रोज मीटिंग्स होती हैं, आपको भी मालूम है। कहीं भी इसकी खबर नहीं है एक्सेप्ट इन फ्यू इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस, जहां पर एक आदमी को की जो पोस्टिंग है उसको स्पिन किया गया है और उसको नाम दे दिया 10,000। एक के पीछे जीरो लगाना इन लिब्रांडो को बड़ी अच्छी तरह से आता है। नहीं तो ये तो हम ये तो बाकी जगह भी आता है, बाकी जो आउटलेट्स हैं जहां पर चाहे जेनिफर ज़ैंग बोले या कोई और बोले, बहुत सारे लोग जो चाइना से बाहर है वो भी बोल रहे हैं। और हमने जैक मा का एग्जांपल तो देखा ही है, कैसे उनकी प्रॉपर्टी सडनली गिरती चली गई। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है जो कि मतलब वो हो रहा है। रोहित भाई, अगर गलती से राहुल गांधी की सरकार बन गई देश में, तो सबसे पहला काम यह होगा कि अदानी और अंबानी इन दोनों की दुकान बंद कर दी जाएगी। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल राइवलरी। क्यों? क्योंकि वो राहुल गांधी की बात नहीं सुनते हैं। यही होता है पॉलिटिकल सर्कल्स में, इनके पास पावर है। चाइना के अंदर भी यही हुआ कि जैक मा स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द चाइनीज गवर्नमेंट कि इन्हें अकल नहीं है। उसकी एक स्टेटमेंट कि इन्हें बैंकिंग सेक्टर को चेंज करना चाहिए, इन्हें इकोनॉमी संभालनी नहीं आती है, देखिए मैंने कितनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली। तो चाइना ने भी दिखा दिया उसे कि हु इज द बॉस, वी आर द बॉस नॉट यू। उसकी कंपनी को नीचे जमीन पर गिरा दिया, 90% वैल्यू उसकी खत्म कर दी। ये ऐसा ही होता है जब आप पावर में होते हैं। मैं दोबारा पूछता हूं, क्या राहुल गांधी जब कभी भी गलती से इस जन्म में वो प्रधानमंत्री बन गया, क्या अदानी की कंपनी को बंद नहीं करवाएगा? तो ऐसा ही होता है। सो व्हाट यू आर सीइंग इन चाइना फॉर जैक मा, क्या सिर्फ जैक मा के ऊपर गिरा है, बाकी की कंपनीज यहां पर राइज नहीं कर रही? आज हुआवे एप्पल से बड़ी कंपनी बन चुकी है, क्या उसके ऊपर को काज गिरा? आंसर इज नो। जब तक आप अपनी लिमिट में रहते हैं तो आपके ऊपर कोई भी यहां पर एक्शन नहीं लिया जाता। दीज आर एसेट्स ऑफ द कंट्री। अलीबाबा भी एक बहुत बड़ी एसेट थी। फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर अलीबाबा की बहुत बड़ी पकड़ थी। इसे वो गवर्नमेंट कभी भी गिरवाना पसंद नहीं करेगी। लेकिन जब वो अपनी चादर से बाहर उसने पैर निकालने शुरू कर दिए, उन्होंने पैर ही काट दिए, चादर बड़ी नहीं करने दी। और यही कम्युनिज्म का सिस्टम होता है। जिस दिन आप कम्युनिस्ट माइंडसेट को समझ जाएंगे, आपको समझ आएगा कि गलती गवर्नमेंट की थी या जैक मा की। अच्छा, तो क्या सिचुएशन है चाइनीज इकोनॉमी की? क्या रिवाइव कर रही है या अभी भी डूबी पड़ी है, या ये सिचुएशन आ चुकी है कि वो अभी हमें दिखता नहीं है कि कहीं कहीं कुछ रोहित भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको पूरा विस्तार से समझाऊंगा कि अभी यहां पर क्या हो रहा है। कोई सेंसेशन नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, जो है वैसा ही बताऊंगा आपको। जब ट्रंप के वहां पर इलेक्शन है कि अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे थे, वहां पर काउंटिंग शुरू हुई थी, तो चाइनीज गवर्नमेंट ने एक मीटिंग किया 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक। 4-5 दिन ये मीटिंग हुआ है, जहां पर 2 फाइलें रखी गई थी, एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की। अगर कमला हैरिस आएगी तो कौन सी फाइल खोलनी है, और अगर ट्रंप आएगा तो कौन सी फाइल खोली जाएगी। ट्रंप के आते ही जैसे ही अनाउंस हुआ कि ट्रंप जीत गया है, इन्होंने रेड फाइल खोला और इमीडिएटली $1.4 ट्रिलियन का, $1.4 ट्रिलियन विच इज ऑलमोस्ट 30% ऑफ इंडियाज जीडीपी, इन्होंने पैकेज अनाउंस कर दिया कंट्री को बचाने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को बचाने के लिए, रियल एस्टेट को बचाने के लिए। तो उसके साथ थोड़ा सा पॉजिटिविटी कंट्री के अंदर आनी शुरू हो गई। प्लस जैसे ही ट्रंप के जीतने की न्यूज आई है, जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने अगले मार्च अप्रैल मई तक भी जिन्होंने अपने ऑर्डर्स भुगताने थे, उन्होंने अभी से अपनी प्रोडक्शन, सैटरडे संडे को यहाँ छुट्टी होती है उस दिन भी काम करना शुरू कर दिया। 24 घंटे फैक्ट्रीज चल रही हैं। प्रोडक्शन जो है फैक्ट्रीज की वो 17% इंक्रीज हो गई है पिछले 5-6 दिनों में ही। यानी कि वो चाहते हैं कि ट्रंप के आने से पहले जब टैरिफ्स होंगे, लगेंगे एडिशनल, उससे पहले हम एक्सपोर्ट कर दें। जो कंटेनर्स का रेट $1,000 था इंडिया जाने वाला, वो $3,000 का इंक्रीज हो गया है, बिकॉज इतना रश आ गया है सामान को एक्सपोर्ट करने का। तो हबड़ा दबड़ी शुरू हो गई है यहाँ पर। तो अगले 3-4 महीने के लिए इनकी जीडीपी आपको राइज करती हुई दिखाई देगी।
ऑर्डर्स निकलते हुए दिखाई देंगे, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करती हुई दिखाई देंगी। तो कहीं ना कहीं 3-4 महीने के लिए सब कुछ चंगा भला होएगा। उसके बाद जब ट्रंप आएंगे तब क्या होगा? तब ये होगा कि चाइनीज गवर्नमेंट ने जो 10 ट्रिलियन आरएमबी यानी कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स का जो पैकेज अनाउंस किया है, उसमें से 60% तो अभी रिलीज कर दिया स्टेट गवर्नमेंट्स को, और बाकी का 4 ट्रिलियन इन्होंने अपने पास रख लिया है, जो 4 ट्रिलियन युआन, नौ के डॉलर्स, जो ये बोलते हैं कि अगले हर कुछ महीनों के बाद हम मार्केट में रिलीज करते रहेंगे, ताकि जो ट्रंप का जो इम्पैक्ट है उसे सस्टेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अब ये पैसे मार्केट में फेंकेंगे ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ें। और साथ में इन्होंने एक और काम किया विच इज़ रिमार्केबल। आपको याद होगा, आप ही के शो के ऊपर मैंने 6 महीने पहले आपको बताया था कि चाइनीज गवर्नमेंट ने बोलना शुरू कर दिया है अपने बड़े कंपनीज को, आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप इंटरनेशनल मार्केट में जाकर, जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वहां जाकर आप इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कीजिए। यहाँ के जो मिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, उन्होंने चाइना से बाहर निकलकर अमेरिका की सिटीजनशिप ऑलरेडी ले ली है, यूरोप की ले ली है, और मिडल ईस्ट के अंदर भी उन्होंने, मिडल ईस्ट में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, वहां पर जाकर अपनी फैक्ट्रीज लगा ली है, ताकि वहां पर मेक इन थाईलैंड, मेक इन वियतनाम का जब मोहर लगेगी तो वो माल अमेरिका में इजीली एक्सपोर्ट हो सकता है, मेड इन चाइना से नहीं होगा। यानी कि चाइना ने ऑलरेडी 2-3 फ्रंट पर काम करना शुरू कर दिया है, अपने लोगों को सिटीजनशिप दिला दी है अमेरिका की, यूरोप की। अब वो अमेरिकन है, और एज अ अमेरिकन अगर वहाँ पर वो वेयर हाउस खोलते हैं, फैक्ट्रियाँ खोलते हैं, तो अमेरिका उनका माल लेने से मना नहीं कर सकता। तो ये सारे काम चाइना ने ऑलरेडी कर लिए। नाउ इट विल बी अ कैट एंड माउस रेस, ये टॉम एंड जेरी की रेस अब शुरू होगी। ट्रंप ने अपने कार्ड्स पहले ही उजागर कर दिए थे कि वो 60% ड्यूटी लगाने वाले हैं चाइना के ऊपर। चाइना ने अपने आप को, इसलिए प्लान ABC ऑलरेडी इन प्लेस है। क्या उसके ऊपर से बाहर निकल सकता है? ये वक्त बताएगा। बट राइट नाउ चाइना इज रैटल्ड, दे आर वरीड। इसलिए अभी उन्होंने मलेशिया के साथ बहुत बड़ी $10 बिलियन की डील किया है, वियतनाम से अलग से बात चल रही है, थाईलैंड से साइन किया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सबके साथ इंडिविजुअली वो एग्रीमेंट साइन कर रहा है। भारत के साथ भी वो एग्रीमेंट साइन करने की बातें बोल रहा है, इसीलिए वो बॉर्डर से पीछे हटा है कि मैं बॉर्डर से पीछे हटने के लिए तैयार हूं। वो हटा भी है। अब वो भारत से मार्केट खोलने की बात बोलता है कि अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाए तो उसे बचाने के लिए सिर्फ भारत ही सामने आएगा। दैट मीन्स प्लान जी, जो आखिरी प्लान था बॉर्डर से पीछे हटने का, वो भी चाइना ने एक्टिवेट कर दिया भारत को खुश करने के लिए। सो चाइना इज प्लानिंग लॉट ऑफ प्लान्स, बट कंट्रीज के अंदर और बड़ी कंपनीज के अंदर, वी ऑलवेज से मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस। अब भगवान की क्या मर्जी है वो वक्त बताएगा। फाइनल क्वेश्चन, क्या जैसे आप बोल रहे हो कि ट्रंप से घबरा गया चाइना तो उसने सबसे डील करनी शुरू कर दी, क्या ऐसे में इंडिया से क्या उम्मीद है? क्या इंडिया के साथ ये लोग कहीं जाएंगे सेमीकंडक्टर्स पे या कहीं पे? और ट्रंप तो आकर के बिल्कुल फ्री को देंगे इंडिया को, तो ये चाइना का क्या रुख रहेगा? देखिए रोहित भाई, पहली बात यह है कि जो ट्रंप ने करना था उससे पहले बाइडन ने एक गंदी हरकत कर दी। बाइडन ने जाने से पहले सारी जो सेमीकंडक्टर की सारी टेक्नोलॉजीज हैं उसे पहले ही चाइना को ट्रांसफ़र करवा दिया है। आप देखिए अब हो क्या रहा है कि चाइना ने ऑलरेडी सेमीकंडक्टर के अंदर इतनी आगे तक पहुंच गए हैं कि इन्होंने अपने सेमीकंडक्टर निकालने शुरू कर दिए जो नैनो टेक्नोलॉजी वाले हैं। दूसरा, इन्होंने अपने ऑपरेटिव सिस्टम्स भी अपने निकाल लिए। अगर आप देखेंगे हुआवे के जो फ़ोन्स हैं उसके अंदर अब एंड्रॉयड और iOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो नहीं है। ऐप स्टोर्स, वहाँ पर इनका अपना हार्मनी इन्होंने लॉन्च कर दिया, विच इज़ मच बेटर, मच फास्टर, मच मोर सिक्योर देन एंड्रॉयड एंड iOS। तो चाइना ऑलरेडी बहुत आगे जा रहा है इन सारी चीज़ों में। उन्होंने बाइडन को अपनी जेब में रखा हुआ था, 4 साल में वो सब कुछ करवा लिया जो वो करवाना चाहते थे। ये वही हाल है जो चाइना चाहता है कि भारत में भी राहुल गांधी की गंदी सरकार आ जाए और उसके आते ही ये जो चाहते हैं वो करवा लेंगे। वही काम इन्होंने बाइडन से करवाया। अब ट्रंप के आने के बाद क्या होगा ये हम सबको मालूम है कि वो यहाँ पर टैरिफ लगाने वाले हैं, बट ट्रंप भी सारा टैरिफ 60% का इकट्ठा नहीं लगाएगा। व्हाट ट्रंप विल डू इज वो पहले 15-20% का टैक्स लगाएगा चाइना के ऊपर। चाइना की जब चीखें निकलेंगी तो फिर वो बोलेगा कि भैया नेगोशिएट करो, एग्रीमेंट साइन करो मेरे को, नहीं तो मैं 20% और लगाने वाला हूं। तो ही विल यूज दिस टूल 3 टाइम्स
और उसके लिए चाइना अपने आप को प्रिपेयर करता जा रहा है। चाइना के ऊपर ट्रंप ने लास्ट टाइम 2018 में 25% का टैक्स लगाया था ऑन $350 बिलियन ऑफ इंपोर्ट्स, और चाइना की रीढ़ की हड्डी उसने तोड़कर रख दी थी। अगर 20% और टैक्स लग जाएगा तो चाइना के सारे एक्सपोर्ट्स जो अमेरिका को जाते हैं वो बंद हो जाएंगे। इसलिए चाइना भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि दे नो वन थिंग कि जो ट्रंप है ही इज़ अ बिजनेसमैन, उसे अगर अच्छी डील मिलेगी तो वो चाइना को तंग नहीं करेगा। तो चाइना इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग कि कौन सी डील इसको दी जाए, ट्रंप को दी जाए, ताकि वो इनके ऊपर टैक्स ना लगाए। अब देखते हैं कि देर इज समथिंग विच चाइना हैज़ टू कंसीड, वो क्या छोड़ेगा और क्या लेगा, ये अब चाइना जाने और ट्रंप जाने। ये हमें 20 जनवरी के बाद पता लगेगा। अभी सिर्फ नेगोशिएशन चल रही हैं, बैक ड्रॉप पे ऑलरेडी मीटिंग्स होनी शुरू हो गई हैं ट्रंप की टीम की और चाइनीज काउंटर पार्ट्स की, और ये डिप्लोमेसी कहाँ तक जाएगी, गॉड नोस। God knows. Thanks a lot सुमित जैन जी फॉर ज्वाइनिंग। बहुत ही अच्छा डिस्कशन था, और साथ में ये भी कि हमें पता लगा कि क्या हो रहा है पीछे। जाहिर चाइना की इकोनॉमी खराब है, इसमें कोई शक नहीं। एक चीज और क्लैरिटी से आती है कि लोगों की जमीनों को कब्जा लिया जा रहा है। दो चीजें क्लैरिटी है, ठीक है। और तीसरी चीज ये क्लैरिटी है कि चाइना नेगोशिएट कर रहा है इस समय ट्रंप की टीम से अगले 4 साल के लिए, जो कि पब्लिक में नहीं है। ये 3 चीजें क्लियर हुई, आगे ही और डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।